जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं मुकेश रानी, मेरे YouTube चैनल सक्सेस इंडिया स्टडी सर्किल में आप सबका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नई शिक्षा नीति के बारे में जो 2020 में आ चुकी है आपकी। और इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या फॉर्मेट नया आया है, पहले का फॉर्मेट क्या है, नया फॉर्मेट क्या है, दोनों में क्या अंतर है। फिर हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज़ें इसमें सकारात्मक हैं, पॉजिटिव चीज़ें कौन कौन सी हैं, नेगेटिव चीज़ें कौन कौन सी हैं, इसके बारे में डिटेल हम लोग बात करेंगे। अगर पॉलिसी के बारे में मैं बात करूं, ये एक बार देख लीजिए आप लोग स्क्रीन पे। अगर ऑन पेपर हम लोग इसकी बात करें 2020 की जो पॉलिसी आपकी आई है, तो ऑन पेपर ये पॉलिसी बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छी है। अगर इसको इसी तरह से लागू कर दिया जाए, जैसी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, अगर इम्प्लीमेंटेशन भी वैसा हो जाए, तो ये आने वाले भविष्य में भारत के लिए, बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद, लाभदायक सिद्ध होगी। तो देखते हैं हम लोग इसमें डिटेल क्या क्या लिखा हुआ है। एक ये फॉर्मेट यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग देख पा रहे हैं, फॉर्मेट 5+3+3+4, ये काफ़ी चर्चा में है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, क्या है ये, इसका मतलब क्या है। और ये देखिए आपकी पॉलिसी, नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। और फॉर्मेट मैंने थोड़ा सा बना दिया आप लोगों के लिए, ताकि चीज़ें समझने में आप लोगों को आसानी हो। नहीं तो अभी अगर लेक्चर ही दे दिया जाएगा तो आप चीज़ें भूल जाएंगे, तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा ये प्रोवाइड करवा दिया है। अगर हम लोग बात करें अगर हम लोग बात करेंगे शिक्षा नीति की, पहली शिक्षा नीति आपकी आती है 1968 में, इंदिरा गांधी के समय पे। उसके बाद हम देखेंगे 1986 यानी 1986 में राजीव गांधी सरकार में आपकी दूसरी एजुकेशन पॉलिसी, और उसी में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाता है नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा 1992 में। और पूरे 34 साल के बाद आपकी नई पॉलिसी आई है, और ये है आपकी पॉलिसी 2020। और इसके बारे में हम लोग देखते हैं, पॉलिसी आने से पहले, नई नीति आने से पहले क्या क्या घटनाक्रम हुआ, कौन कौन सी चीज़ें घटित हुई हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आपके लिए, बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र, वो कब का, 19 वाला नहीं है, 2014 का। ये 2014 का मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, इसी में आपका लिखा हुआ है एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। अगर किसी भी देश में कौन सी चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगी, ये चीज़ें अगर आप लोगों को जाननी है, तो सबसे पहले आप देखेंगे जो वर्तमान सरकार है उसका चुनावी घोषणा पत्र क्या है। अगर उदाहरण के लिए हम लोग देखें, 2014 के ही घोषणा पत्र में लिखा हुआ था राम मंदिर, इसी में आप लोग देखेंगे जम्मू कश्मीर, और इसी में आपका लिखा हुआ है एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। तो चीज़ें कैसे घटित हुई, तो हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। 2015 में सबसे पहले एजुकेशन के लिए, सुधारों के लिए एक समिति का गठन किया जाता है, और ये है आपकी सुब्रमण्यम समिति। और सुब्रमण्यम समिति 2016 में अपनी रिपोर्ट पेश कर देती है, लेकिन सरकार ने इसकी पॉलिसी पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और दुर्भाग्य से 2018 में फरवरी में सुब्रमण्यम साहब का देहांत हो जाता है, बहुत ही दुखद है देश के लिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे 2016 में एक दूसरी कमेटी का गठन किया जाता है, और जिसका नाम है कस्तूरी रंगन कमेटी। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा हम लोग डिटेल करेंगे, लेकिन ये भाग 1 में हम लोग इसको नहीं कर पाएंगे, भाग 2 में हम लोग डिटेल इसकी बात करेंगे। एजुकेशन पॉलिसी के बारे में एक ही वीडियो में दोनों बातें कर पाना मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि टीचर्स के लिए भी है रिकमेंडेशन, क्या क्या उसमें सुधार होगा, कैसे ट्रेनिंग होगी। कस्तूरी रंगन समिति की भी उसी में हम लोग बात करेंगे डिटेल। फिर हम लोग बात करेंगे विदेशों से यूनिवर्सिटीज़ के लिए कौन कौन सी परमिशन मिली हैं, तो ये हम लोग भाग 2 में देखेंगे। थोड़ा सा जान लीजिए, ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, और इसरो आप लोग जानते ही हैं क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और डिटेल हम लोग बात करेंगे सेकंड वीडियो में। अब देखेंगे कि एजुकेशन पॉलिसी में परिवर्तन क्या क्या किए गए हैं इसके थ्रू। और सबसे पहला बदलाव हम लोग देखेंगे, ये आपका डिपार्टमेंट है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको हम लोग बोलते हैं HRD, ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। सबसे पहला काम क्या किया गया, इसका नाम चेंज कर दिया गया है, और इसका नाम कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। इसी का नाम क्यों किया गया शिक्षा मंत्रालय, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अगर अभी तक की हम लोग बात करें
तो जो आपका शिक्षा विभाग, एजुकेशन जो डिपार्टमेंट था, ये आपका इसी मंत्रालय में आता था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में। और अब इसका नाम ही डायरेक्ट कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय, यानी शिक्षा पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। और बजट का भी प्रावधान किया गया है कि बजट का 6% बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़रूरी था, जो कि अभी तक का अगर हम देखेंगे 3% से भी कम है, और अब किया जाएगा 6% बजट का खर्च किया जाएगा आपका एजुकेशन पे। तो सुधार होने की बहुत सारी संभावनाएं, बहुत बढ़िया बदलाव। तो हम लोग देखते हैं इसको, और नेक्स्ट आप लोग चीज़ें देखेंगे। यहाँ से फॉर्मेट की हम लोग बात करेंगे। ये वाला फॉर्मेट आपका अभी नया आया है, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में ही आप लोगों से जिक्र किया है। अभी देखेंगे इसको डिटेल, ये है क्या। और पहले का फॉर्मेट भी मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये तो सब लोग जानते ही हैं, 10+2 फॉर्मेट। 10+2 फॉर्मेट आपका क्या था, अगर हम लोग बात करें, आप लोग भी इसी फॉर्मेट पे पढ़े हैं, हम लोग भी इसी फॉर्मेट में पढ़ के आए हैं। तो ये क्या था आपका, यानी क्लास 1 से 10th क्लास तक सब लोग एक जैसा पढ़ेंगे, और उसके बाद 11th और 12th में आप लोगों के पास ऑप्शन रहेगा क्या, स्ट्रीम का। कोई भी स्ट्रीम आप लोग चुन सकते हैं। स्ट्रीम कहने का मतलब क्या है, अगर आपको साइंस चुनना है आप साइंस ले सकते हैं, आपको कॉमर्स लेना है आप कॉमर्स ले सकते हैं, आपको आर्ट्स लेना है आप आर्ट्स ले सकते हैं। अभी तक का फॉर्मेट यही चल रहा था, लेकिन अभी क्या किया गया है, ये वाले फॉर्मेट को ख़त्म कर दिया गया है। अब 10+2 का फॉर्मेट नहीं चलेगा, ये वाला फॉर्मेट चलेगा। इसी की हम लोग बात करेंगे, क्या है ये। अगर हम लोग पहले 5 की बात करें, पहले 5 का मतलब पहले 5 साल तक बच्चा इस कंडीशन में रहेगा, इस वाले स्टेज में, और इसका नाम दिया गया फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज में क्या होगा, छोटे छोटे बच्चों का, अभी तक का देखेंगे, अभी तक 6 साल का होने के बाद बच्चे का सरकारी स्कूल में एडमिशन होता है। अब क्या किया जाएगा नए फॉर्मेट में, जो 5 साल पहले 5 साल होंगे उसमें रहेगा फाउंडेशन स्टेज में बच्चा, और 3 साल के बच्चे को ही एडमिशन कर दिया जाएगा। और 3 साल तक, यानी 3 साल का जब एडमिशन आ गया बच्चे का यहाँ पे, और इस 3 साल में क्या किया जाएगा, किसी भी तरह की कोई एजुकेशन नहीं, कोई पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, सिर्फ खेल कूद, इसी पे ध्यान दिया जाएगा। कोई एग्ज़ाम नहीं होगा पूरे स्टेज में 5 साल तक। और इसके बाद 2 साल जो होंगे लास्ट के, इसमें भी एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन इसमें क्लास शुरू हो जाएंगे आपके क्लास 1 और क्लास 2। और क्या क्या इसमें किया जाएगा, बहुत बढ़िया जो मुझे लगा है पॉलिसी में, सबसे बढ़िया एक चीज़ ये है, और आगे हम लोग बात करेंगे, ये तो बहुत बढ़िया है। अगर बच्चों को स्कूल में जाने की प्रवृत्ति को बढ़ाना है तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से की गई हैं। क्यों किया गया है ऐसा, 6 साल का बच्चा होने के बाद स्कूल में भेजा जाता है, तब तक बच्चा क्या करता है, अपने दोस्तों में, गली में, घर में खेलने की उसको आदत हो जाती है। और अचानक 6 साल का होने के बाद उसको स्कूल में भेजा जाएगा तो बच्चा बिल्कुल नहीं जाएगा। यहाँ पे क्या किया जाएगा, 3 साल के बच्चे को ही स्कूल में भेज दिया जा रहा, उसको कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करनी, जो काम वो घर पे कर रहा है, जो काम वो मोहल्ले में कर रहा है, जो काम उसके फ्रेंड्स के साथ कर रहा है, वो सारी चीज़ें स्कूल में करवाई जाएंगी। तो बच्चे का बिल्कुल मन लगेगा स्कूल में, और वो स्कूल में जाने के लिए अपने आप तैयार होगा। तो क्या क्या चीज़ें की जाएंगी, थोड़ा सा मैं आपको पिक्चर से समझाती हूँ। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ये वाली पिक, ये वाला फोटो है। एक ये वाला आप लोग देख पा रहे हैं, ये तो खैर पुराने ज़माने की बातें हैं। अगर हम लोग जब छोटे थे तो इसी तरह से खेल कूद, यानी मनोरंजन के साधन यही हुआ करते थे उस टाइम पे, ज़्यादा टीवी मोबाइल इनका था नहीं। तो क्या रिकमेंडेशन दी है सरकार ने कि जो ये काम हम लोग करते थे गली मोहल्ले में, फ्रेंड्स के साथ, घर में, बाहर जाके, वही चीज़ें क्यों ना स्कूल में की जाएं टीचर्स के द्वारा। तो बच्चे का आने का मन करेगा, और इस तरह से उसको आने की, स्कूल में जाने की आदत हो जाएगी, और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी बच्चे को पढ़ने में 6 साल का होने के बाद। तो नया बदलाव क्या किया गया है, इसी तरह की चीज़ें जैसे हम लोग आगे वाली पिक्चर में देख रहे हैं, ये सब किया जाए। झूला झूलने वाला काम है, रस्सी कूदने वाला काम है, फिर टीचर बच्चों को खिलाए। ये थोड़ा पुराने ज़माने का है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप इस पिक में। पहले क्या था, हम लोग कोई टीवी मोबाइल का ज़्यादा प्रचलन नहीं था, कहानी सुनते थे, बड़े बुजुर्ग कहानी सुनाएंगे रात में, तब भी हम लोग सोएंगे। कोई मेहमान आ जाए, मामा आ गए, फूफा आ गए हैं, उन सब से हम लोग कहानी सुनेंगे।
नानी के घर जाएंगे तो नानी से कहानी सुनेंगे। इससे क्या होता था, बच्चे का दिमाग बहुत तेज़ होता था। कहानी सुनने से, चीज़ें खेलने से, कूदने से इस उम्र में बच्चे का तेज़ दिमाग चलता है बिल्कुल। तो यही चीज़ें दोबारा से लाने की कोशिश की गई है। तो देखिए चीज़ें अगर ऐसे ही लागू होंगी तो बहुत बढ़िया चीज़ें हैं ये। एक दूसरा फोटो आप लोग देखिए, ये पिक्चर मैंने ली है मेट्रो सिटी से, यानी दिल्ली के ही किसी प्ले स्कूल की है। और अगर हम प्ले स्कूल की बात करें जो कि अभी रिकमेंडेशन आई है, मेट्रो सिटीज़ में, बड़े शहरों में अभी भी चल रहे हैं प्ले स्कूल का। क्या मतलब है, 2 साल का 3 साल का बच्चा है उसको स्कूल में डाल दिया जाएगा, दौड़ करवा रहे हैं टीचर, यहाँ बैठ के देख रहे हैं कितने अच्छे से बच्चे खेल रहे हैं, धूल मिट्टी झूले उले सब लगे हुए हैं, आराम से बच्चे खेल रहे हैं सब फ्रेंड्स के साथ। यहाँ पे टीचर कितना कोऑपरेट करके खिला रहे हैं इनको, सारे टॉयज़ लेके जा रहे हैं, बच्चे टॉयज़ से खेल रहे हैं, पेंटिंग वगैरह करना सिखा रहे हैं। किसी तरह की कोई पढ़ाई नहीं है। बच्चे का क्यों नहीं मन करेगा, बच्चा खुश होकर स्कूल में जाएगा। तो इसी तरह की चीज़ें लागू करने की बात की गई है कमेटी के द्वारा। और कहाँ पे, सरकारी स्कूलों में। और अगर ऐसा होता है सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, या जो कि आर्थिक रूप से जिनके कमज़ोर हैं लोग उनके लिए, क्योंकि जो बड़े बड़े स्कूल्स को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया बदलाव है, अगर ऐसा होगा तो बहुत अच्छा होगा। ये तो पुराने ज़माने के खेल हैं। इसी तरह की एक्टिविटीज़ अगर स्कूल में भी लाई जाए तो बच्चों का मनोबल बढ़ेगा, बच्चे जाएंगे स्कूल्स में। ये वाला करवाया जा सकता है, इस तरह की चीज़ें। और एक और चीज़ें हम लोग बात करेंगे, अगर इसको भी ऐड कर दिया जाए, ये वाला पिक्चर आप लोग देख पा रहे हैं, जनरल मैंने ये नेट से ही उठाया है, किसी स्कूल का है, प्राइवेट स्कूल का है हालांकि ये पिक्चर है, लेकिन ये ज़्यादा खर्चे वाली चीज़ें नहीं हैं। कितना बढ़िया से डेकोरेट किया गया है, यहाँ पे देखेंगे सौरमंडल दिया हुआ है, सब पिक्चर यहाँ लगी हुई है, कितना बढ़िया रूम सेट किए गए हैं। अगर इस तरह से सरकारी स्कूलों में किया जाए, रूम को डेकोरेट किया जाए, बच्चे को सीखने को भी मिलेगा और उसका जाने का भी मन करेगा स्कूल में। अभी की अगर हम लोग हालात देखेंगे सरकारी स्कूल्स के, जर्जर बिल्डिंग है, टूटा फूटा हुआ है बिल्कुल, कोई किसी तरह का डेकोरेशन वगैरह कुछ नहीं है, इसलिए बच्चे का जाने का मन नहीं करता है स्कूल में। तो ये सब चीज़ें अगर लागू कर देगी, जैसे रिकमेंडेशन आई है, अगर वैसे ही लागू कर दीजिएगा तो शिक्षा में बहुत ही मूलभूत परिवर्तन, एक तरह से क्रांति हम लोग कह सकते हैं, हो जाएगी इसमें। तो चलिए उम्मीद करते हैं ऐसा ही कुछ हो। आगे हम लोग बात करेंगे, ये वाली थी आपकी फर्स्ट स्टेज, फाउंडेशन स्टेज, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। और इसी के साथ आपका एक चीज और इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए, जो लोग IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं, कोरिलेट करके आपसे चीजें पूछी जाएंगी। अगर जो लोग हिस्ट्री के हैं उन्होंने पढ़ा होगा गांधी जी का वर्धा शिक्षा योजना, इसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि UPSC में इसी तरह की चीजें पूछी जाती हैं जो किसका रिलेशन कुछ हो रहा हो उसके साथ। ये है वर्धा योजना, गांधी जी की आई है, 1937 की योजना है ये। और इस योजना की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी एजुकेशन पॉलिसी 2020 से मिलेंगी। अगर हम लोग बात करेंगे, जो अभी हमने खेलने कूदने की बातें की हैं, तो इसमें बात भी की गई है कि 0 से 7 साल के बच्चों तक किसी भी तरह की पढ़ाई लिखाई नहीं करवाना, उसके ऊपर किसी तरह का मानसिक दबाव नहीं, उसको खेलने दिया जाए, फ्रीली खेलने दिया जाए, व्यायाम करवाया जाए, एक्टिविटी करवाई जाए, इस तरह की बातें इसमें की गई हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे यांत्रिक शिक्षा की हम लोग बात करेंगे, वोकेशनल कोर्स जो लाया गया है ये भी गांधी जी के वर्धा योजना से संबंधित है। फिर हम लोग रीजनल लैंग्वेज की बात करेंगे, कमेटी ने जो किया है, हालांकि इस पर थोड़ा सा डिस्प्यूट है, आलोचना इसकी थोड़ी सी हो रही है, बात करेंगे हम इसके बारे में भी, कि मदर टंग में 5 साल तक के बच्चों को उसकी अपनी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। ये 3-4 चीज़ें पूरी इसमें मिलेंगी आपको वर्धा योजना में, तो इसको आप लोग एक बार पढ़ लेंगे। आगे की चीज़ें हम लोग देखते हैं, ये फॉर्मेट 5 पे हम लोग बात कर चुके हैं। फॉर्मेट 3 आपका क्या है, यानी 3 साल तक इस स्टेज में बच्चा रहेगा और इसका नाम है प्रिपरेटरी स्टेज। और 2 क्लास पहले ही ये कर चुका है, पहली दूसरी क्लास कर चुका है, तो क्लास कौन सी इसमें करेगा, तीसरी चौथी पाँचवीं। और बाकी चीज़ें एक्टिविटी जो है वो होती रहेंगी, लेकिन साथ में आपकी स्टडी भी शुरू हो जाएगी यहाँ से। और ये वाला एक अलग से बदलाव किया गया है, थोड़ी सी इसकी आलोचना भी हो रही है। पहले तो देखें ये है क्या, कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन किया है कि 5 साल तक के बच्चों को उनकी रीजनल लैंग्वेज में
या उनकी मातृभाषा में, यानी क्षेत्रीय भाषा में या उनकी मातृभाषा में, मदर टंग में ही उनको शिक्षा दी जाए। और अगर पॉसिबल हो तो 8वीं क्लास तक ऐसा किया जाए। और कुछ लोगों का कहना है कि इस तरह से क्या होगा, पहले से ही हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो हैं पिछड़ रहे हैं, अगर यहीं पे क्षेत्रीय लैंग्वेज शुरू कर दी जाए, पंजाबी, अगर कोई पंजाब का स्टूडेंट है, पंजाब में रहता है, तो वो पंजाबी में पढ़ाई कर सकता है अपनी 5वीं क्लास तक मीडियम, मराठी मीडियम ले सकता है, तमिल ले सकता है, तेलुगु ले सकता है, और बाद में जब 5वीं क्लास के बाद फिर इसका इंग्लिश मीडियम शुरू होगा। लेकिन प्राइवेट स्कूलों के लिए क्या बोला गया है कि अगर वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सकते हैं, बशर्ते कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं इंग्लिश मीडियम रखने से, तो इंग्लिश मीडियम को भी रखा जा सकता है। और इसको करने के पीछे क्या लॉजिक है, अगर गांधी जी की आप वर्धा योजना पढ़ेंगे, इसमें भी क्या कहा गया है कि जो छोटी उम्र के बच्चे हैं, 5वीं क्लास तक के बच्चों की बात कर रहे हैं, वो अपनी लैंग्वेज में, क्षेत्रीय भाषा जो वो बोल रहे हैं, या फिर जो मदर टंग मातृभाषा में वो जो बोलते हैं, घर पे जो यूज होती है, बाहर दोस्तों में यूज होती है, उसमें चीज़ों को जल्दी सीखते हैं। यही कंसेप्ट इसके पीछे है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरे वाला 3, इसका क्या मतलब है। और ये वाला है आपका मिडिल स्टेज इसको बोला जाएगा। और 5वीं तक बच्चा पढ़ चुका है, अभी क्लास में आएगा किसमें, 6th 7th 8th। और ये भी एकदम मूलभूत परिवर्तन यहाँ पे है, ये आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी लागू हो गया आपकी गांधी जी की वर्धा योजना। ये 3 आप देख रहे हैं, ये सेकंड वाला 3 है, ये है मिडिल स्टेज। 3 साल तक बच्चा इसमें रहेगा, यानी क्लास क्या करेगा, 6ठी क्लास, 7वीं क्लास और 8वीं क्लास। कंप्यूटर की नॉलेज यहाँ पे दी जाएगी, बहुत बढ़िया। कब से, 6ठी क्लास से। 6ठी क्लास से ही बच्चे को कंप्यूटर की नॉलेज देना शुरू कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसको एकदम कंप्यूटर में एक्सपर्ट बना दिया जाएगा, सॉफ्टवेयर बनाने लगेगा, नहीं, उसको थोड़ी बहुत कंप्यूटर की नॉलेज देना शुरू कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा बच्चे का, ये बहुत बढ़िया रहेगा। अगर चाइना की हम लोग बात करें तो चाइना में काफ़ी पहले से ये चीज़ें की जा चुकी हैं। दूसरा इसमें बदलाव किया गया, सबसे बढ़िया ये वाला, वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे, जो कि आपको 10th करने के बाद होते हैं। और यहाँ कब से हैं, 6ठी क्लास से। 6ठी क्लास में, 7वीं क्लास में, 8वीं क्लास में। इससे क्या होगा, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो आर्थिक रूप से तंग है, पूरी अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, वो कम से कम आत्मनिर्भर बन जाएंगे, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, रोजी रोटी कमाने के लायक वो हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या दिया गया इसमें, वोकेशनल कोर्स में आपका क्या आएगा, अगर कोई सिलाई सीखना चाहता है, अगर कोई होम साइंस रखना चाहता है रख सकता है, किसी को प्लम्बर का कोर्स करना है कर सकता है, किसी को कारपेंटर बनना है, किसी को फिशिंग सीखना है, और भी सारी एक्टिविटी जिसमें आप लोग कर सकते हैं, या आप ले सकते हैं वोकेशनल कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं 6ठी क्लास से ही। और जो मैथ, साइंस, आर्ट्स जो पहले से चल रहे थे, वो सब चीज़ें चलती रहेंगी। एक चीज़ और इसमें ऐड की गई है, और ये है आपका इंडियन लैंग्वेज, यानी कोई भी भारतीय भाषा को ले सकते हैं। 22 जो भाषाएं हैं आपकी इंडियन लैंग्वेज, उनमें से किसी भी एक भाषा को लेके उस पर स्टडी कर सकता है। तो ये मिडिल स्टेज काफ़ी बढ़िया, बहुत अच्छी रिकमेंडेशन। अगर चीज़ें ऐसे लागू होंगी तो बहुत बढ़िया होगा, और उम्मीद है ऐसे हो। और लास्ट वाला 4 हम लोग देखेंगे, इसको बोला गया है सेकेंडरी स्टेज। अभी तक की स्टेज में हम लोग क्या बात करेंगे, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, उन दोनों को खत्म करके सिर्फ सेकेंडरी बना दिया गया है। 4 साल तक बच्चा इस स्टेज में रहेगा, यानी कौन कौन सी क्लास करेगा, 9th 10th 11th 12th। यहाँ पे क्या कर दिया गया, 9th क्लास से ही आपका सेमेस्टर सिस्टम लागू हो जाएगा। सेमेस्टर सिस्टम का क्या मतलब है, 2 बार एग्जाम होंगे आपके साल में, 6-6 महीने पे। स्ट्रीम का पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है, जो हम लोग पहले बात किए थे 10+2 का, जो आपका अभी तक चल रहा है। स्ट्रीम मतलब साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स अलग अलग था सब। स्ट्रीम चेंज ख़त्म करने से क्या होगा, मान लीजिए कोई साइंस का बच्चा है, उसको बायोलॉजी लेना है, ले सकता है। बायोलॉजी के साथ उसका मन है कि वो पॉलिटिकल साइंस भी ले, पॉलिटिकल साइंस भी ले सकता है। फिर उसका मन है कि हिस्ट्री ले, हिस्ट्री ली जा सकती है। फिर उसका मन है कि कॉमर्स के भी किसी सब्जेक्ट में से मैं लूँ, तब भी वो ले सकता है। यानी बच्चे की चॉइस पे डिपेंड करेगा कि उसको कौन कौन से सब्जेक्ट रखने हैं। ये चॉइस आपको अभी तक कहाँ मिलती है, 11th क्लास में, 12th क्लास में, यानी 11वीं 12वीं क्लास में जाने के बाद।
और यहाँ पे आपको 9th क्लास से ही ये सब सुविधाएं मिल जाएंगी, और वो भी नो स्ट्रीम, कोई भी बाउंडेशन नहीं है। आपको जो चीज़ें लेनी है ले लीजिए, साइंस के साथ कॉमर्स, कॉमर्स के साथ आर्ट्स। ये बहुत अच्छा, स्ट्रीम को ख़त्म कर दिया गया। और तीसरा क्या यहाँ पे किया गया रिकमेंडेशन कि सिलेबस को इस तरह से तैयार किया जाएगा कि बच्चे को रटना ना पड़े, रटने की प्रवृत्ति उसकी ख़त्म हो जाए, और ऐसा सिलेबस हो कि सोचने की, समझने की शक्ति उसकी बढ़े। तो देखिए क्या सिलेबस चेंज होता है, देखते हैं, हम लोग बात करते हैं इस पर फिर। और एक यहाँ पे ऐड किया गया है आपका, ये भी बहुत बढ़िया बदलाव है, फॉरेन लैंग्वेज। किसी भी एक विदेशी भाषा को आप रख सकते हैं। विदेशी भाषाओं को पढ़ने का आपको ऑप्शन कम मिलता है बीए में, और वो भी बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी होगी तो आपको मिलेगा, और ऐसे कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटी तो नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहेगा 9th क्लास से ही। और इसी के लिए टीचर्स को कैसे कैसे ट्रेनिंग दी जाएगी, इसकी हम बात करेंगे भाग 4 में, सॉरी सेकंड भाग में हम लोग बात करेंगे इसकी। तो ये आपका चेंज किया गया है। ये था आपका स्कूली लेवल पे। अब हम लोग बात करेंगे हायर एजुकेशन में, यानी कॉलेज लेवल पे क्या क्या बदलाव किया गया है। और यहाँ पे ये वाला बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए है बढ़िया, जो लोग भी अभी ग्रेजुएशन करेंगे आगे आने वाले। नो री एंट्री और री एग्जिट दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। और इसका क्या मतलब है ये लोग हम समझते हैं एक बार, ये है क्या। अभी तक की अगर बात करें, अभी तक क्या करेंगे आप लोग, बीए में एडमिशन लेंगे, बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तक पढ़ेंगे, तब आपको डिग्री मिलेगी। और आप पढ़ेंगे या तो बीए, अगर आर्ट्स से हैं बीए, अगर साइंस से हैं तो बीएससी, और कॉमर्स से हैं तो बीकॉम। अब इस सब को भी ख़त्म कर दिया गया है। ये कुछ नहीं बोला जाएगा आपका, इसको सिंपल बोला जाएगा ग्रेजुएशन। और ये कितने साल का होगा, 4 साल का। लेकिन इसमें फ़ायदा क्या होगा, अगर बच्चा 1 साल भी पढ़ा है तो भी उसको बेनिफिट होगा। उसको मिलेगा क्या, अगर 1 साल पढ़ाई करके कोई छोड़ देता है, फर्स्ट ईयर में पढ़ के किसी भी कारण से, वो आर्थिक कारण भी हो सकता है या कोई और भी कारण हो सकता है, कोई समस्या हो सकती है, अगर उसने पढ़ाई छोड़ दी 1 साल के बाद, तो उसको बेकार नहीं जाएगा उसका 1 साल। उसको मिलेगा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, लिखा रहेगा उसके डॉक्यूमेंट्स पे। अगर वो 2 साल पढ़ के ही छोड़ देता है तो उसके डॉक्यूमेंट्स पे लिखा रहेगा ग्रेजुएशन डिप्लोमा। और अगर 3 साल पढ़ने के बाद छोड़ता है तो उस पर लिखा रहेगा ग्रेजुएशन डिग्री। और अगर पूरे 4 साल तक पढ़ता है तो उस पर लिखा रहेगा ग्रेजुएशन रिसर्च। और दूसरा मैंने अभी जिक्र किया था आपसे, री एग्जिट और री एंट्री। मतलब अगर 1 साल पढ़ाई करने के बाद, मान लीजिए 2020 में छोड़ देता है फर्स्ट ईयर करने के बाद, पॉलिसी लागू होने के बाद की बात हम लोग कर रहे हैं, और पॉलिसी की उम्मीद है अगर कोरोना वाली समस्या जल्दी ख़त्म हो जाए तो 2022 तक, और नहीं तो 2023 तक लागू होने की उम्मीद है। अगर 2020 में किसी ने फर्स्ट ईयर करके छोड़ दिया है, आगे वो पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर रहा है, सबसे पहले तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा 1 साल के लिए भी। दूसरा क्या होगा, उसका अगर 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, मान लीजिए 2020 में छोड़ा उसने, 2024 में उसके हालात सामान्य हो जाते हैं, यानी जो भी प्रॉब्लम थी उसका समाधान हो जाता है, वो दोबारा पढ़ना चाहता है, तब भी वो दोबारा पढ़ सकता है। उसको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर में एडमिशन नहीं लेना है, उसको डायरेक्ट एडमिशन कहाँ मिलेगा, सेकेंड ईयर में। अगर अभी की हम लोग बात करें, अगर कोई सेकेंड ईयर तक पढ़ के भी छोड़ देता है और दोबारा अगर उसको एडमिशन लेना तो फिर से उसको फर्स्ट ईयर करना पड़ेगा, फिर से सेकेंड ईयर करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, ये बहुत बढ़िया है। फिर हम लोग बात करें पीजी की, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की अगर हम लोग बात करें, तो ये 3 जो हैं, जो लोग 1 साल पढ़े हैं, 2 साल, 3 साल, इनको लगेगा पीजी करने में 2 साल। और ये भी सब खत्म हो जाएगा। अब एम में कुछ नहीं है, एमएससी भी नहीं है, एमकॉम भी नहीं है, आपका बोला क्या जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन। और जो लोग रिसर्च तक पढ़ चुके हैं, यानी 4 साल तक जो लोग पढ़ चुके हैं, उनको पीजी करने में कितना टाइम लगेगा, 1 वर्ष। अगर अभी की हम लोग बात करें, अभी भी 3 ही साल लगते हैं आपको बीए करने में और 2 साल पीजी करने में, यानी 5 साल। तो अंतर कैसे इसमें 2 अंतर हैं। एक तो आपका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं जाएगा, 1 साल करने के बाद भी, 2 करने के बाद भी आपको बेनिफिट मिलेगा। और दूसरा, आप री एग्जिट री एंट्री का सिस्टम आपका रहेगा। एक चीज़ और ख़त्म इसमें कर दी गई है, अब आपको एमफिल करने की ज़रूरत नहीं है, एमफिल को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, पीजी के बाद आप डायरेक्ट कर सकते हैं पीएचडी 4 साल का।
और आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही बात करेंगे, और बाकी जो बातें बची हुई हैं, क्या क्या बातें बची हुई हैं, एक हम समिति की बात करेंगे, कस्तूरी रंगन समिति के बारे में पूरा डिटेल हम लोग को पढ़ना है, शिक्षक के बारे में यानी टीचर्स को कैसे कैसे ट्रेनिंग दी जाएगी उसके बारे में, और ये पूरा मैनेजमेंट कैसे कैसे कौन कौन से डिपार्टमेंट्स को दिया जाएगा इसकी भी हम लोग बात करेंगे। और फॉरेन यूनिवर्सिटी को भी आने के भारत में इन्वेस्ट करने के लिए ब्रांच खोलने की अनुमति दे दी गई है, और वो भी किसको, टॉप 5 जो यूनिवर्सिटी होंगी, सॉरी टॉप 50 जो यूनिवर्सिटी होंगी वर्ल्ड की, उन्हीं को सिर्फ परमिशन मिलेगी भारत में शाखाएं खोलने के लिए। तो इसकी भी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद है आप लोगों को मैं सही से समझा पाई होंगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।